डियर फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स प्लांट्स के अंदर की मतलब कि प्लांट के अंदर, जैसे कि हमने देखा ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है, ब्लड है। इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी हमें फूड मटेरियल, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस बेसेस एंड मैनी मोर थिंग्स हमें ट्रांसपोर्ट करनी होती है फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्री टू द बेस ऑफ ट्री, दैट इज रूट। या तो हमें रूट से कोई चीज़ टॉप ऑफ द ट्री यानी कि हमें लीफ तक कोई भी चीज़ लेके जानी है जो कि कॉर्नर से भी कॉर्नर लीफ है, एंड सेकेंडली हमें लीफ से लेके कोई भी चीज़ जो उस लीफ में सिंथेसाइज हो रही है, बन रही है, फॉर्मेशन हो रहा है उनका, उन चीज़ को भी हमें लेके पूरे ट्रीज या फिर प्लांट्स के कोने कोने तक पहुंचाना होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जिसे कि हम पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। सो हियर इज आवर टॉपिक कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as CO2 and photosynthesis energy stored in the chlorophyll containing organ। तो मुझे क्या लगता है कि हम ये रियली 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 डिस्कस कर चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। एक एक प्लांट के अंदर, ट्री के अंदर या फिर एनी काइंड ऑफ प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इनटेक ऑफ CO2 क्या होता है, एनर्जी फॉर्मेशन क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स क्या होता है। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन जैसे कि यहाँ पे हमें फिर बताया गया है कि क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन यहाँ पे हमारे पास लीव्स होते हैं। लीव्स यानी पत्ते, क्या होते हैं, पत्ते हमारे पास क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन होते हैं। हमने ये पढ़ चुका है कि फोटोसिंथेसिस किस प्रोसेस का नाम है। एनर्जी कैसे हम CO2 वाटर को मिला के हम कैसे ग्लूकोज बनाते हैं, फिर उस ग्लूकोज से हम रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू हम कैसे एनर्जी सिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल करते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें इन हियरकियल वे, मतलब कि इन सीरीज ऑफ स्टेप्स, मतलब स्टेप्स में हमने एक एक करके तोड़ तोड़ के पढ़ लिया है। तो अब हम देखेंगे कि बना हुआ खाना जो कि CO2 वाटर से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बना हुआ था, उसे अब हमें पेड़ के, ट्री के और प्लांट्स के कॉर्नर कॉर्नर तक पोजीशन या फिर लोकेशन तक हमें लेके जाना होता है। तो ये हमारी पूरी पूरी एक क्या है, आउटलाइन है, हाईलाइटेड है, वे है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का करना है, कब हमने ग्लूकोज बनाया था, कब हमने एनर्जी फॉर्मेशन की थी। तो इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने ग्लूकोज बनाया था, और इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हमने एनर्जी फॉर्मेशन की थी, डेट इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है, समझ में आ रही है। द अदर काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द बिल्डिंग प्लांट बॉडी विल हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली। ठीक है, ये भी बहुत सही बात बोला है कि रॉ मटेरियल क्या होता है। रॉ यानी कि कोई भी चीज़ अभी वो सिंथेसाइज फॉर्म में नहीं है। रॉ मटेरियल हम किसे बोलते हैं, जैसे कि हमें क्या बनाना है, घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ईंट। क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है ईंट। तो क्या हुआ, ईंट
हमारे पास रॉ मटेरियल हो गया फॉर द बिल्डिंग ऑफ अ हाउस और अ होम। उसी तरीके से रॉ मटेरियल यानी हिंदी में बोले तो रॉ का मतलब होता है कच्चा, कच्चा मटेरियल जिससे कि हम फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो हमें ये सारी रॉ मटेरियल हमें प्लांट की बॉडी बनाने के लिए बाहर से लेनी पड़ती है सेपरेटली। ठीक, फॉर plants the soil is the nearest and the richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and the other mineral। तो प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल का सबसे नज़दीक और महत्वपूर्ण सोर्स क्या हो सकता है? रिचेस्ट, यहाँ पे की सारी चीज़ें हमें मिल जाए, वहाँ पे वो सारी मटेरियल, रॉ मटेरियल वहाँ पर प्रेजेंट है। ऐसा सोर्स हमें प्लांट्स के लिए कहाँ पे दिखाई देता है? तो वो है हमारे पास सॉयल, जहाँ पे हमारे पास नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हम रॉ मटेरियल किस किस चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो आप अगर मेरे साथ बुक अंडरलाइन कर रहे हो या फिर नोट्स बना रहे हो या फिर लिख रहे हो या फिर समझ ही रहे हो, तो आप सिंपल सा एक टॉपिक अगर पढ़ते हो तो डाल लो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जब आप ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स डालते हो तो आप वहाँ पे बुलेट डाल के कुछ कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे कि ठीक है, आप ऊपर देख लो क्या क्या लिखना है आपको। यहाँ पे लिख सकते हो द सॉयल इज द रिचेस्ट एंड नियरेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे आप ये वाली लाइन पूरी पूरी अंडरलाइन कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है। अगर मैं और भी सारी चीज़ें इसमें बताना चाहूँ कि हाउ इज़ द सॉयल इज़ द रिचेस्ट एंड द नियरेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, तो मैं इसको ऑन एन एवरेज 5 मिनट का सिर्फ इसी लाइन पे एक खूबसूरत सा लेक्चर दे सकता हूँ। बट आप अभी पढ़ो ये टॉपिक, इसमें भी बहुत सारी इतनी सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, इन्हें मैं पढ़ पढ़ के लेक्चर ही तो आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ। तो हमारे पास रॉ मटेरियल क्या क्या है? हमारे पास रॉ मटेरियल है जैसे कि नाइट्रोजन इज आवर रॉ मटेरियल फॉर द प्लांट्स, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी हमारे लिए रॉ मटेरियल है, और अदर मिनरल्स, और हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स भी रॉ मटेरियल है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं क्या पूछ सकता हूँ यहाँ पे? बहुत अच्छा दिमाग में आया है। आप लोगों ने आई थिंक 10th या फिर 9th के जियोग्राफी में एक वर्ड पढ़ा होगा, रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड मिनरल्स के बाद क्या आता है? हाँ, मिनरल्स आप लोगों ने जरूर ही पढ़ा होगा। तो मिनरल्स का क्या मतलब होता है? मिनरल्स जो भी चीज़ें हमें मिट्टी में मिलती हैं, सॉयल से हमें प्राप्त होती हैं, उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। जो भी चीज़ें हमें सॉयल से प्राप्त होती हैं उन्हें हम मिनरल्स, आई थिंक, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आप डेफिनेशन एक बारी चेक कर लेना। The absorption of these substances therefore occur through the part in contact with the soil। तो सिंपल सी बात है, जब हमारे प्लांट्स को रॉ मटेरियल चाहिए और वो प्रेजेंट है सॉयल में, तो सिंपल सी बात है हमारे पास एब्जॉर्प्शन नाम की प्रक्रिया सॉयल से ही होने वाली है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंस फ्रॉम वेयर कहाँ से होगा? ये सारी होगा, ये सारे चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होगा इन कांटेक्ट विद सॉयल में ही रह के। हम सॉयल से ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेने के लिए, रॉ मटेरियल को लेने के लिए हमारे पास रूट्स प्रेजेंट होते हैं इन द प्लांट्स। रूट यानी जड़ें। जब आप गमलों में पौधों को बोते हो
या फिर रोपते हो तो आप जड़ों को ही पानी डालते हो। अगर डाउटफुलनेस ना हो तो जड़ों को ही पानी डालते हो। ये बात तो क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, हमें हम सॉयल को इस वजह से पानी डालते हैं क्योंकि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, उनके बॉडी को बिल्ड करने के लिए सारी चीज़ें, रॉ मटेरियल हमारे पास सॉयल में ही प्रेजेंट होती हैं और सॉयल से ही रूट ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करता है। क्लियर? क्लियर होना चाहिए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉयल कंटेनिंग ऑर्गन्स एंड द क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स आर स्मॉल, ठीक है, बहुत बड़ी लाइन यहाँ पे मतलब कि लिख दी है। तो कहना क्या चाहता है यहाँ पे कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉयल कंटेनिंग ऑर्गन एंड द क्लोरोफिल, सॉयल कंटेनिंग ऑर्गन का क्या मतलब है? सुनो 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 सुनो, सॉयल कंटेनिंग ऑर्गन ऑर्गन का क्या मतलब है? इसीलिए बोला जाता है एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी एक लाइन का बहुत डीप मीनिंग देता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे फिजिक्स फिजिक्स की भी बात हो रही है, थोड़ा गौर करना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉयल कंटेनिंग ऑर्गन एंड क्लोरोफिल, सॉयल कंटेनिंग ऑर्गन की बात हो रही है, मतलब सॉयल कोई ऑर्गन कंटेन नहीं करता, सॉयल इज नॉन लिविंग थिंग। लेकिन यहाँ कैसे बोल सकता है कि सॉयल कंटेन करता है ऑर्गन? तो यहाँ पे ये सॉयल ऑर्गन कंटेन नहीं करता, ये प्लांट्स का ही बात कर रहा है कि प्लांट का जो रूट है उसे ये सॉयल कंटेनिंग ऑर्गन बोल रहा है। कितना खूबसूरत वर्ड लिखा है एनसीईआरटी ने कि इस रूट्स को इन्होंने चेंज कर दिया, अलग ही नाम दे दिया, नामकरण कर दिया। क्या बोला कि सॉयल कंटेनिंग ऑर्गन, यानी कि रूट और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन आर स्मॉल। ये बात तो थोड़ी जमी नहीं सर। कैसे कैसे हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सॉयल कंटेनिंग ऑर्गन एंड द क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन आर स्मॉल? या फिर एनर्जी and raw material can easily diffuse to all parts of the plant body, but if the distance become large because of changes in the plant body design, diffusion processes will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots। तो यहाँ पे क्या समझ में आया? मुझे तो अंदर ही अंदर खुशी हो रही है लाइन पढ़ के कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर, यहाँ पे क्या डाला है, यहाँ पर लिखा गया है if the if the distance between soil containing organ and the chlorophyll containing, अगर बात हो रही, अगर वहां पे रूट्स और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन में, यानी कि लिप्स, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन का मतलब होता है यहाँ पे लीफ, अगर रूट्स और लीफ के बीच का डिस्टेंस अगर स्मॉल है, अगर है, तो वहाँ पे एनर्जी और रॉ मटेरियल जो भी है, एनर्जी या फिर रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसफर बहुत ही इजीली हो सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस से हम कोई भी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इफ द डिस्टेंसेस आर स्मॉल। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, आप अगर जनरलाइज्ड वे में देखो, एक ट्री को, एक बड़े से प्लांट को देखो तो वहाँ पे लीफ और रूट के बीच की डिस्टेंस बहुत होती है और यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस इटसेल्फ कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनी रॉ मटेरियल। जरा गौर करके सोचो कि डिफ्यूजन में होता क्या है। डिफ्यूजन में होता है कि जहाँ पे हमारी कोई चीज़ें ज़्यादा है और जहाँ पे कोई चीज़ें कम है, तो ज़्यादा वाली चीज़ों से कम वाले की तरफ कोई चीज़ मूव करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन प्रोसेस। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मैं जो स्टोरी सुना रहा हूँ कि अगर डिस्टेंस स्मॉल है
अगर डिस्टेंस स्मॉल है तो वहाँ पे कोई भी चीज़ें डिफ्यूजन प्रोसेस से मूव आउट कर सकती है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है हमारे पास रॉ मटेरियल या फिर एनर्जी का। लेकिन अगर वहाँ पे अगर देखा जाए इन रियलिटी तो डिस्टेंस बहुत लार्ज होता है, और वहाँ पे हम डिफ्यूजन के थ्रू अपना सफिशियंट मात्रा में रॉ मटेरियल हम लीव्स को प्रोवाइड नहीं करा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि आप तो ये तो बोल सकते हो कि सर हमें कोई चीज़ ले जानी है तो रूट में ज़्यादा है, लीफ में ले जाना है तो वो डिफ्यूज़न के प्रोसेस से तो जा ही सकता है, बट वो सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस के लिए वो जाता है। यहाँ पे नकार नहीं रहा हूँ कि नहीं होता, होता है, सिंपल बात है, लेकिन डेट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, बट डेट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। तो अगर ये स्लो प्रोसेस है तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेने वाला है, मतलब सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा ये स्लो स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयर फॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन। तो इसी वजह से डिस्टेंस लार्ज होने की वजह से सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं सफिशेंट होता है हमारे लीफ या फिर और सारे जगह तक एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करने में। इसीलिए प्लांट्स ट्रीज में एक बहुत ही प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत होती है। ठीक, एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन, एनर्जी नीड डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन। ठीक है, एनर्जी नीड डिफर बिटवीन डिफरेंट, ओ यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एनर्जी नीड जो होती है ना हर एक बॉडी डिजाइन की एनर्जी की ज़रूरत या फिर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अगर आप खुद से रिलेट करना चाहोगे तो आप एक छोटे से बच्चों में, अरे आप खुद देख लो, आपकी अभी जो भी हाइट है, जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है, जो भी बॉडी बॉडी का डिज़ाइन है, और वहीं पे एक छोटे बच्चे को देख लो, छोटे बच्चे का जो बॉडी डिज़ाइन है जैसा भी वो है, उनकी एनर्जी नीड कम होती है, वो थोड़े से खाने में भी अपना पूरा काम करते हैं, ऑक्सीजन मतलब रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, हार्ट बीट चलता है उनको, और भी मतलब जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो सारे लाइफ प्रोसेसेस वो करते हैं उतनी छोटी बॉडी डिज़ाइन में। ठीक है, तो बॉडी डिज़ाइन से हमें एनर्जी की ज़रूरत भी अलग अलग होती है। जैसे छोटे बच्चे की एनर्जी की ज़रूरत थोड़े से एनर्जी में ही उनका काम हो जाता है, थोड़ा सा खाना खाते हैं, थोड़ा सा फूड लेते हैं, उससे वो एनर्जी डिराइव करते हैं और उससे अपने बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस करते हैं। और वहीं पे एक बड़ा ह्यूमन होता है, उसे वो ज़्यादा खाना खाता है क्योंकि उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए फॉर इट्स सर्वाइवल, फॉर इट लाइफ प्रोसेसेस टू अकर और हैपन। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना ये चाह रहा है। नेक्स्ट लाइन क्या बोलता है, नेक्स्ट लाइन हमें कुछ यूं बोलता है कि प्लांट्स डू नॉट मूव। क्या बोलता है कि प्लांट्स डू नॉट मूव, प्लांट्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते, चलते फिरते नहीं है। प्लांट्स प्लांट बॉडी हैव अ लार्ज
प्रपोर्शन ऑफ डेड सेल इन मैनी टिश्यूज। तो प्लांट के बॉडी में लार्ज प्रपोर्शन में बहुत सारे डेड सेल्स पाए जाते हैं, उनके बहुत सारे टिश्यूज के अंदर बहुत लार्ज मात्रा में डेड सेल्स पाए जाते हैं। एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड। इसी वजह से उनका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी डिज़ाइन बड़ा होते हुए भी उन्हें लो एनर्जी की ज़रूरत होती है, लो एनर्जी नीड होती है उनकी। एंड कैन यूज़ रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और वो इसी वजह से स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। प्लांट्स मूव नहीं करते, प्लांट की बॉडी के पास लार्ज प्रपोर्शन ऑफ डेड सेल होता है उनके बहुत सारे टिश्यूज में। उसकी वजह से एज अ रिजल्ट प्लांट्स को लो एनर्जी नीड होती है एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन plants such as very tall trees. Distance over transport system अरे क्या लिखा है यार, the distance over which transport system have to operate however can be very large in plants। ठीक है, वो तो हमें सिंपल सा ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत दूर दूर तक हमें चीज़ों की करनी है इन प्लांट्स, जैसे कि बहुत बड़े बड़े पेड़। plant transport system will move energy stores from leaves and the raw material from the roots। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है, चलो यार एक स्टोरी बता देता हूँ तुमको, सुनना चाहोगे? क्यों? स्टोरी सुनने में तो मज़ा ही आता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को स्टोरी सुनने में बहुत मज़ा आता है। आप लोगों क्या, मुझे भी स्टोरी सुनने में, फिल्म्स देखने में, वेब सीरीज देखने में, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने में, रील्स देखने में आनंद प्राप्त होती है। सही है ना? सही तो है। चलो तो फिर पढ़ते हैं, यही स्टोरी है हमारी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम द लीफ। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो एनर्जी को मूव करता है अपने लीव्स से और रॉ मटेरियल को रूट से। तो क्या होता है ना, होता क्या है, प्लांट क्या करता है, एनर्जी को मूव करता है लीफ से और रॉ मटेरियल्स रूट से रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। दीज टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स। और लीफ से ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास एनर्जी, हम लीफ से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं और लीफ से हम रॉ मटेरियल लेते हैं।
और इन दोनों ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए हमारे पास 2 पाथवे होती हैं और ये दोनों पाथवे इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कंडक्टिव ट्यूब्स है, मतलब इनका एक दूसरे से, मतलब ये इंडिपेंडेंट होती हैं ट्यूब्स, इनके लिए दोनों चीज़ों के लिए अलग अलग ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं इन कै में प्लांट्स में, इन प्लांट्स में, ठीक। वन द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल, बेसिकली हमारे पास सॉइल में वाटर एंड मिनरल्स होता है और रूट उनको ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम बाय द ट्यूब्स कॉल्ड द जाइलम। हमारे पास जाइलम नाम की एक ट्यूब होती है जो कि रूट से ट्रांसपोर्ट करती है वाटर और मिनरल का टू द लिप्स, नॉट द लिप्स, इट्स लिप्स। जाइलम मूव करेगा हमारा वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, द अदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट of photosynthesis from the leaves and where they are synthesized to other parts of the plants। ठीक है, क्या समझ रहे हो आप। और एक और ट्यूब हमारे पास होती है फ्लोएम। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करती है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्ट का क्या है मतलब यहाँ पे, प्रोडक्ट का यहाँ पे मतलब है मतलब ग्लूकोज यार। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा हमारे पास, तो प्रोडक्ट हमारे पास फोटोसिंथेसिस का ग्लूकोज होता है फ्रॉम द लिप्स एंड वेयर दे आर, और ये सिंथेसाइज्ड कहाँ भी होते हैं, लिप्स में भी होते हैं, टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, अदर पार्ट ऑफ प्लांट में फ्लोएम हमारा ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज का, जिसको कि एनसीईआरटी उल्टे टेढ़े बहुत ही बेहतरीन बहुत ही बेकार लैंग्वेज में ये बोलता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि ग्लूकोज। We have studied the structure of these tissues in detail in class 9th। क्लास 9th में आप लोगों ने इनका डिटेल पढ़ा होगा, क्लियर। अब पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कि ट्रांसपोर्ट का वाटर हमें तो ये पता चल गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर तो हमें पता चल गया कि ये ट्यूब से तो होता है। कौन से ट्यूब से, उस ट्यूब का नाम तो जाइलम है बेटा, जाइलम टिश्यू, टिश्यू 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 जाइलम टिश्यू, ठीक है, बकवास खत्म। जाइलम टिश्यू जो होता है हमारे पास वो वाटर कंडक्ट या फिर वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है। तो जाइलम टिश्यूज हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक वेसल्स और एक ट्राइकीड्स होते हैं।